Hello students, in today's lecture number 19 on moving charges and magnetism, we shall have a discussion on numerical problems based on the concept that we discussed in lecture number 18. And in lecture number 18 we discussed current carrying loop placed in uniform magnetic field. The torque experienced by current carrying loop placed in uniform magnetic field, और करंट कैरिंग लूप जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था उसके द्वारा एक्सपीरियंस किए गए टॉर्क का दो एक्सप्रेशंस हमने डिराइव किए थे, और वो दो एक्सप्रेशंस ये थे NIAB cos थीटा। ये फॉर्मूला टॉर्क का तब आया था जब हम प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कंसीडर करते हैं, और दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया वो NIAB sin फाई था। ये फॉर्मूला उस समय आया था जब हमने नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कंसीडर किया था। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल गिवन है तो साइन फाई वाला फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना। नॉर्मल के साथ साइन आता है, ये भी ध्यान आपको होगा। तो नॉर्मल का मतलब साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4.9 ऑफ NCERT एक्सरसाइज। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर कॉइल है, इस टाइप का एक स्क्वायर कॉइल है और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर है इसलिए प्रत्येक साइड इसका समान होगा, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना? 12 एम्पियर। 12 एम्पियर इज करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस स्क्वायर लूप। ठीक है, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इस कॉइल को नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल सस्पेंड किया गया है। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो यानी साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फाई कितना दे रखा है आपको? यहाँ पर फाई दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.80, मैग्नेटिक फील्ड 0.80 टेस्ला। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स 20 दे रखे हैं, 20 टर्न्स हैं। करंट कितना है? आई का वैल्यू 12 एम्पियर। ये देखिए 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और एरिया सर्कुलर स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर मतलब इतना मीटर। ठीक है, इतना मीटर इंटू ब्रेड्थ कितना? सेम रहेगा, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 2 मीटर। तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। या फिर कहें कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा। तो एरिया के वैल्यू रख दूं मैं 10 रेज टू द पावर माइनस 2। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.80 टेस्ला। 0.80 इंटू साइन फाई का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 आप जानते होंगे 1/2 होता है, तो 20 इंटू 12 इंटू 0.80 और 10 रेज टू द पावर माइनस 2 को इसके बाद लिख लेता हूँ। साइन 30 की जगह 1/2, 2 से ये 2 10 जा 20, और 12 इंटू 10 120 इंटू 0.80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए 12, ये एक जीरो यहाँ से जाएगी तो ये -1 बच जाएगा। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे आप करना चाहें, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। पॉइंट को हटाया, ऐसे लिख दिया। और इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 8 और 1020, यानी 10 रेज टू द पावर 2 और ये -4 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 8 जा 96 और ये -2 आया, यानी ये कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा ये 0.96 न्यूटन मीटर। 0.96 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क ये एक्सपीरियंस करेगा। ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, 0.96 न्यूटन मीटर। क्लियर है? इस तरीके से टॉर्क निकाल सकते हैं। और ये न्यूटन मीटर जो यूनिट मैंने लिखा है ये टॉर्क के फॉर्मूले से लिखा है। टॉर्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो फोर्स का यूनिट तो हो गया न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मीटर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.13a, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.13a, इसके दो हिस्से हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पार्ट ए की पहले बात करते हैं। 4.13a क्या कह रहा है? ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, यानी कैपिटल एन का वैल्यू 30 दे रखा है। और कैसा कॉइल है? सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो एरिया निकाल लेंगे इसका, सर्कुलर लूप का एरिया, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ना हमें। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 8 जा 64 होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा, ये एरिया आ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इज कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 6 एम्पियर है, ठीक है। आई का वैल्यू 6 एम्पियर दे रखा है, 6 एम्पियर, 6.0 या 6 एक ही बात है। इस सस्पेंडेड वर्टिकली इसको लटकाया गया है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1.0 टेस्ला या 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। अगेन नॉर्मल ऑफ द कॉइल मतलब हम NIAB साइन फाई, यानी फाई दे रखा है हमें 60 डिग्री। और फॉर्मूला जो टॉर्क का होगा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क, यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे NIAB साइन फाई, ये यूज करेंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है? काउंटर टॉर्क। क्यों? दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। काउंटर टॉर्क यानी जब इस कॉइल को, सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाता है तो ये घूमने लगती है, रोटेशन में आती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो हमें इस पर कितना काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा जिससे कि ये घूमने से रुक जाए। तो घूमने से रोकने के लिए जितना टॉर्क ये एक्सपीरियंस कर रही है उसी के बराबर टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया टॉर्क क्या कहलाता है? काउंटर टॉर्क कहलाता है। तो काउंटर टॉर्क किससे निकलेगा? NIAB साइन फाई से। तो n का वैल्यू कितना है? 30 है और i का वैल्यू कितना है? 6 है। एरिया कितना आया? 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻4 और मैग्नेटिक फील्ड 1 है। साइन फाई साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60, अब इसको सॉल्व करें, 180 ये आ गया इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻4। साइन 60 कितना होगा? √3/2। और सॉल्व करें इसको 2 से, ये 90, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 90 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻³ और √3 को क्या लिख सकते हैं? 1.732, ठीक है। इस तरीके से लिखें इसको और सॉल्व करें, 3.14 इंटू 64 इंटू 1.732 इंटू 10⁻³ जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कैलकुलेशन आप सीधे देख लेना, करके देखिएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये 3.1 न्यूटन मीटर। जो मैंने सॉल्व किया वही सेम लिखा है, ठीक है, यही सेम लिखा है, यही मैंने अभी करके दिखाया आपको। 3.1 न्यूटन मीटर टॉर्क आ जाएगा, काउंटर टॉर्क, ठीक है। अब देखिए पार्ट बी क्या कह रहा है इसका। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन केस ए were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? क्या आपका आंसर बदल जाएगा यदि इस सर्कुलर कॉइल को जो सर्कुलर कॉइल मैंने यहाँ पर ये कंसीडर की थी, यदि इस सर्कुलर कॉइल को एक ऐसे लूप से बदल दिया जाए जिसका प्लेनर एरिया इसी के समान है, एक ऐसे प्लेनर लूप से बदल दिया जाए। क्या कह रहा है? Would your answer change if the circular coil in case 1 is replaced by a planar coil of some irregular shape? कुछ irregular shape का ये planar coil है मान लीजिए, लेकिन दोनों का एरिया सेम है, जब दोनों का एरिया सेम है तो irregular shape के प्लेनर लूप से इस सर्कुलर लूप को बदल दें
तो क्या हमारा टॉर्क का जो आंसर है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो बदलेगा? नहीं, नहीं बदलेगा। मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाने के समय कि जो ये फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा और टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाई, ये दोनों फॉर्मूले किसी भी शेप का लूप हो, किसी भी इरेगुलर शेप का लूप हो, चाहे वो सर्कुलर है चाहे वो रेक्टेंगुलर है, यदि एरिया सेम है तो उनके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया टॉर्क भी वही होगा। तो आंसर विल नॉट चेंज, नो चेंज, बिकॉज टॉर्क इज ट्रू फॉर प्लेनर लूप ऑफ एनी शेप, क्योंकि टॉर्क जो है किसी भी शेप के प्लेनर लूप के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो आंसर नहीं बदलेगा। टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा और टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाई, ये सभी प्लेनर लूप चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, एरिया सेम होने पर वो आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 Gauss is established along the positive z direction. A rectangular loop of side 10 cm and 5 cm carries a current of 12 ampere. What is the torque on the loop in the different cases shown below? अलग अलग केसेज ये दिए हुए हैं, 6 केसेज दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेज यहाँ पर दिए हुए हैं। इन 6 केसेज में हमें ये पता करना है कि क्या टॉर्क कितना होगा डिफरेंट केसेज में और फोर्स कितना होगा ईच केस में, और विच केस करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, और कौन सा केस स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें प्रत्येक केस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 लेने से पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, यदि मैं ये दो एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो ये ओरिजिन है और ये इस तरफ ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड और नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव जेड होता है। ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव जेड होता है। लेकिन जो हमारा केस गिवन है उसमें इन्होंने इसको जेड माना है, कोई बात नहीं, इसको जेड मान लो तो ये नेगेटिव जेड हो जाएगा। ये एक्स है तो ये वाई माना है इन्होंने, यस इसको वाई माना है। हम कुछ भी मान सकते हैं ना, ये आप जानते ही हो इस बात को। ये पॉजिटिव वाई है तो ये नेगेटिव वाई होगा, ये पॉजिटिव जेड है तो नीचे नेगेटिव जेड होगा। ऊपर की तरफ, जीरो से ऊपर की तरफ ऐसे जैसे मैंने पेन रखा है, इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होगा और जीरो के नीचे की तरफ इस तरफ नेगेटिव एक्स होगा। ठीक है, ये डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम केस नंबर 1 ले लेते हैं। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? केस नंबर 1 ये देखिए, इस टाइप से केस नंबर 1 है। ये 3 एक्सिस दे रखी है, ये एक्स है, ठीक है, ये आपका वाई है और ये जेड है और ये लूप दे रखा है और इस टाइप से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसके लिए टॉर्क निकालना है। इस केस के लिए, केस नंबर ए है, इसके लिए मुझे टॉर्क निकालना है। तो कैसे निकालूंगा भाई, कैसे टॉर्क निकालूंगा? तो सबसे पहले तो टॉर्क निकालने के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, ये याद आएंगे आपको। टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाई। लेकिन हमारे पास एंगल की कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का इस रूप में यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी तो लिखते हैं, एन आई ए। ये एन आई ए क्या होता है बेटा, एम होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो एम बी कॉस थीटा लिखते हैं और एम बी कॉस थीटा को एम डॉट बी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, एम डॉट बी, वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी। वैसे ही एन आई ए को एम लिखा, बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा को एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, एम क्रॉस बी। ठीक है, एम क्रॉस बी का यूज मैं करूँ यहाँ पर, टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। ठीक है, अब एम क्या होगा, वेक्टर एम। वेक्टर एम का मुझे पता करना है। वेक्टर एम क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ वेक्टर एम बराबर होना चाहिए एम इंटू किस डायरेक्शन में होगा, अब वेक्टर एम ये पता करना है मुझे। तो पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो या कॉर्क स्क्रू रूल यूज कर लो। तो कर्ल ऑफ फिंगर ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा। और ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस होगा इसमें, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा ऊपर, और अंदर की तरफ नीचे की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। यानी एम क्या होगा, एम इंटू आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है, प्लस आई कैप। और एम का वैल्यू हमें दे रखा है क्या, एम का वैल्यू हमें दे रखा है क्या, एम का वैल्यू हमें नहीं दे रखा, तो एम का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम का वैल्यू क्या होता है, देखिए जरा, एम इज इक्वल टू एन आई ए, एम इज इक्वल टू एन आई ए होता है। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स इस लूप में 1 है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में देखिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर करंट है, तो 12 एम्पियर करंट हो गया। और एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, कैसा लूप है ये जो लूप है ये कैसा लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है। तो रेक्टेंगुलर लूप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो देखिए 1 इंटू 12 इंटू लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ क्वेश्चन में देखो साइड्स कितनी है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 10 और 5, 10 हो गई लेंथ और 5 हो गई ब्रेड्थ। तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के लिखना पड़ेगा, इतना मीटर, इंटू ब्रेड्थ कितना है 5 सेंटीमीटर यानी इतना मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो 12 5 ज़ा 60 इंटू 10 600, और 10 रेज टू द पावर -2 और -2 -4, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, या इसको लिख सकते हैं हम 0.06, इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसका तो यूनिट होगा नहीं, आई एम्पियर में और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। ये मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो एम की जगह लिख देता हूँ मैं 0.06 और आई कैप आ गया, फर्स्ट केस में एम निकाल लिया मैंने। अब बी देखो, बी क्या होगा भाई, बी देखते हैं, बी किस डायरेक्शन में दे रखा है, डायग्राम में देखना जरा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, यानी वेक्टर बी बराबर क्या होगा, बी इंटू पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव के कैप। और बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है आपका 3000 गॉस, बी कितना दे रखा है 3000 गॉस। क्या 3000 गॉस लिखेंगे, नहीं, इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा बेटा, 3000 गॉस को, ये गॉस तो सीजीएस यूनिट है, एमकेएस में बदलेंगे, तो 3000 की जगह क्या आ जाएगा, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला, ये होता है। तो ये कितना आ गया 0.3 टेस्ला। 3 जीरो से ये -3 तो कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा, तो 0.3 टेस्ला आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा 0.3 के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब टॉर्क कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से एम की वैल्यू रखो 0.06 आई कैप, ठीक है, ये तो एम हो गया, क्रॉस बी कितना है 0.3 के कैप, ये आ जाएगा 0.3 के कैप। अब 0.06 और 0.3 को मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 1.8, कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। 3 6 है 18 और 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.8 इंटू कितना आ जाएगा 1.8 इंटू कितना लिखा है 10 रेज टू द पावर -2, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, यही तो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भाई। 3 इंटू 6 18, 1 2 3 0 लगे 0.018 ऐसे आएगा, तो 1.8 इंटू ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और आई क्रॉस के क्या आएगा माइनस, आई क्रॉस के क्या आएगा माइनस जे कैप आता है, आई क्रॉस के कितना आता है माइनस जे कैप आता है, और ये न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क आ जाएगा, इतना टॉर्क आएगा -1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 जे कैप न्यूटन मीटर। अब आप कहेंगे जी ये आई क्रॉस के का मसला क्या है, देखिए मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप है। तो आई से के की तरफ चलोगे, तो आई से के की तरफ चलोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस जे कैप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। यदि आप क्लॉकवाइज चलते तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है और एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा और के क्रॉस आई करोगे तो प्लस जे आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये टॉर्क आ गया। अब ये टॉर्क जीरो तो नहीं है, ये टॉर्क जीरो नहीं है। अब टॉर्क जीरो नहीं है तो टोटल फोर्स क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, टोटल फोर्स क्या होगा जीरो होगा। टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क कब एक्सपीरियंस होगा, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगेंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जब पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगते हैं
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगते हैं तो टॉर्क जीरो नहीं आता, फोर्स टोटल फोर्स जीरो आता है। तो टोटल फोर्स जीरो होने पर टॉर्क आ जाएगा इतना। ठीक है, ये टॉर्क आ गया और टोटल फोर्स आ गया। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब टॉर्क जीरो आए, और जीरो आने के साथ साथ, टॉर्क जीरो आने के साथ साथ एम और वी की डायरेक्शन सेम हो, उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी तो ऊपर की तरफ है और एम कहाँ आ रहा है? एम का डायरेक्शन क्या है? ये ऐसे आ रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। प्लस एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है और प्लस जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता क्योंकि एम और बी की डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो एम की डायरेक्शन हमने कैसे पता की थी? राइट हैंड थंब रूल से। क्लॉकवाइज है तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ 3D में हम क्या लेते हैं? ये एक्स है तो पॉजिटिव एक्स यानी प्लस आई कैप। ठीक है, ये केस 1 हो गया। अब केस 2 में देखते हैं। केस 2 देखिए, ये केस 2 है। ठीक है, ये केस 2 को मैं अलग से बना लेता हूँ। ये लीजिए, केस 2 अलग से बना लेता हूँ। ये एक्स, ये आपका वाई और ये जेड, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से ये लूप रखा हुआ है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? वही टॉर्क निकालना है हमें, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप लिख सकते हो 0 पॉइंट कितना था मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू? मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू निकाला था हमने, कितना निकाला था? 0.3 के कैप। कितना निकाला था? 0.3 के कैप। यही निकाला था ना मैग्नेटिक फील्ड, 0.3 के कैप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगा क्योंकि प्लस जेड डायरेक्शन में है, तो 0.3 के कैप, 0.3 के कैप। ये तो वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर एम देखना है। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसे लगेगा राइट हैंड थंब रूल। एंटी क्लॉकवाइज है ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स जाएंगी। थंब कहाँ है? ऊपर, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा। ऊपर कौन है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो एम क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर एम क्या आ जाएगा? एम इंटू पॉजिटिव आई कैप। और एम कितना है? ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल चुके हैं। कितना आया था? 0.06 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यह आया था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, 0.06 और आई कैप। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें 0.06 आई कैप। तो देखना जरा, ये तो वैसी ही सिचुएशन आ गई लगभग। 0.06 इंटू 0.3 कितना आएगा? इतना आएगा। आई क्रॉस के क्या आएगा? माइनस जे कैप आएगा। तो सेम वैसे ही आ गया, सेम वैसे ही आ गया जैसे कि केस ए में आया था। तो इसका आंसर वैसा ही हो जाएगा जैसा कि केस ए में था, जैसा कि केस ए में था। चेक कर लेते हैं केस ए में क्या आंसर आया था हमारा। केस ए, जस्ट ए मिनट बेटा। केस ए में, यस, ये हमारा केस ए था। केस ए में हमारा आंसर क्या आया था? ये आया था -1.8 इंटू 10⁻⁻² जे कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसमें भी कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है। इसमें भी कितना आ रहा है? इतना न्यूटन मीटर, यही आ रहा है। तो ये आ रहा है, टॉर्क आ रहा है इतना। तो टोटल फोर्स यहाँ पर क्या होगा? जब टॉर्क जीरो नहीं है तो टोटल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो टॉर्क डेवलप होता है। टोटल फोर्स जीरो होगा, और टॉर्क जीरो नहीं है इसलिए ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है। ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्लियर। तो केस ए जैसा ही आंसर आ रहा है। अब केस सी पर चलते हैं बेटा। केस सी में क्या कह रहा है वो? केस सी में जो लूप दे रखा है, बना लेते हैं अलग से। इधर वाई, इधर जेड, इस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक्स और ये ओ। ठीक है, और जो लूप दे रखा है वो नहीं मेंशन किया हुआ है उसने, लूप यहाँ पर बना रखा है उसने। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे ऐसे, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब ये करंट कैसे जा रहा है? यूँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएंगी फिंगर्स क्लॉकवाइज। थंब कहाँ जा रहा है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो पॉजिटिव वाई है, इधर जा रहा है तो नेगेटिव वाई। यानी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, अब वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा? एम इंटू नेगेटिव वाई का मतलब माइनस जे कैप।
अब माइनस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एम का वैल्यू कितना था 0.06 इंटू जे कैप, ये आ गया एम का डायरेक्ट वैल्यू। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही उसी डायरेक्शन में है, तो 0.3 के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो टॉर्क कितना आ जाएगा फिर इस केस में, एम क्रॉस बी रखो, एम का मतलब -0.06 जे कैप, ये एम हो गया, क्रॉस बी कितना 0.3 के कैप, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करूं तो 1.8 इंटू 10⁻⁻², और जे क्रॉस के क्या आता है आई, और ये माइनस पहले से है, जे क्रॉस के क्या आएगा आई आएगा, ठीक है, प्लस आई आता है जे क्रॉस के, तो ये क्या आ रहा है माइनस आई कैप, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कौन टॉर्क है, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आ गया। अब यहाँ भी टॉर्क जीरो नहीं है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो है ही नहीं, और टोटल फोर्स यहाँ भी जीरो होगा, टोटल फोर्स यहाँ भी जीरो होगा, ठीक है, टोटल फोर्स यहाँ भी जीरो होगा, क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं है तो टोटल टॉर्क कब लगता है, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगते हैं तो टॉर्क लगता है। चलिए अब पार्ट डी में बात करते हैं। पार्ट डी में क्या कह रहा है, वो इस टाइप से कह रहा है पार्ट डी में, ये बी इधर है, ये जेड है, और ये वाई है, ये एक्स है, और पार्ट डी में जो लूप दे रखा है बेटा इस टाइप से दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है, ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस जेड है, तो ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव जेड, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव जेड। तो ये 30 है, ये 30 है, ये टोटल 90 होता है, तो ये रह गया आपका 60 डिग्री, ये कितना रह गया 60 डिग्री, ठीक है, कितना रह गया 60 डिग्री, क्लियर। अब टॉर्क तो उतना ही आने वाला है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, यही आएगा टॉर्क, तो टॉर्क तो यही होने वाला है, ठीक है, टॉर्क इतना ही रहेगा, जैसा कि सी में आया वैसा ही टॉर्क रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री एंटी। अब यहाँ पर देखना जरा, ये ऐसे है कौन करंट ऐसे है ना, 30 डिग्री पर टिल्टेड है, ये 30 डिग्री पर है, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री पर है, तो ऐसे है, तो इस टाइप से, तो ये पॉजिटिव एक्स है ऊपर की तरफ, पॉजिटिव एक्स जैसे ये है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ है बेटा, ऐसे रखा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ आएगा। अब ये तो हो गया आपका एक्स, पॉजिटिव एक्स, ये तो क्या हो गया पॉजिटिव एक्स, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ आएगा, कितना इस तरफ आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ग्रीन पेन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, और ये ब्लू पेन आपको किसका डायरेक्शन बता रहा है, किसका डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव एक्स, ये ग्रीन ब्लू पेन आपको पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो ग्रीन पेन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन बता रहा है, और इन दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल होगा, 60 डिग्री ईस्ट में रहेगा, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखना जरा, ये 60 आ रहा है, तो इधर भी जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 60 डिग्री पर आएगा, तो जो टॉर्क होगा देयरफॉर, तो मैग्नीट्यूड तो इतना हो जाएगा, टॉर्क विल बी 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज with नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के कितना मतलब ये नीचे की तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के कितना 60 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री एक्स जेड कह सकते हो, नेगेटिव जेड डायरेक्शन के, ठीक है, 60 डिग्री रहेगा, क्लियर। और या फिर पॉजिटिव एक्स से बात करें, पॉजिटिव एक्स से कितना हो रह जाएगा 240 रह जाएगा, पॉजिटिव एक्स से कितना रहेगा बेटा 240 रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 240 रहेगा, ठीक है।
या सिंपली आप ऐसे लिख दो 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 बच गया, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद दिस डायरेक्शन। ये हो गया डी। पार्ट ई की बात करते हैं। ई में क्या कह रहा है? ई में जो डायग्राम आपको गिवन है, ये एक्सिस इस तरीके से गिवन है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आपको लूप है वो यहाँ दे रखा है इस तरीके से, इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब ये कौन से एक्स वाई प्लेन में है बेटा, तो एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जेड में होगा ना, किस में होगा? जेड में होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। तो जब एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर कौन है? जेड है। तो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और जेड डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जब होंगे तो एम बी साइन थीटा होता है, साइन जीरो हो जाएगा। जब एम और बी दोनों सेम डायरेक्शन में तो टॉर्क क्या आ गया? जीरो आ गया। यानी ये कंडीशन कौन सी आ गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। तो जब एम और बी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो इस केस में फोर्स जो होगा, फोर्स तो अभी भी जीरो आ जाएगा, टोटल फोर्स तो अभी भी जीरो ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब लास्ट केस हो रहा है एक। लास्ट केस क्या है देखिए जरा, लास्ट केस ये प्लस जेड एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये एक्स, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और लूप ये वाला ये है। लेकिन अब डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दिया है। पहले डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज कर दिया है। तो क्लॉकवाइज करते ही, अब ये एक्स वाई प्लेन में है तो क्लॉकवाइज करते ही इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्लस जेड के बजाय नेगेटिव जेड में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? एम क्रॉस बी। ठीक है, तो एम बी साइन 180 हो जाएगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है और एम किस तरफ आ रहा है? एक्स वाई प्लेन में ये लूप है तो जेड में आएगा, तो एम और बी एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पर है तो 180 आ जाएगा, और ये भी क्या आता है? जीरो। लेकिन 180 है, एंटी पैरेलल है, इसलिए अनस्टेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दो टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब 0 डिग्री जब एम और बी सेम डायरेक्शन में है, और अनस्टेबल का मतलब जब एम और बी एक दूसरे के अपोजिट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहाँ भी टोटल फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ध्यान देना चाहिए इस प्रश्न पर। ठीक है, चलिए इससे आगे का सवाल करते हैं। इससे आगे जो सवाल है वो ये है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, कितने टर्न्स का सर्कुलर कॉइल है? 20 टर्न्स का, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक मिनट होगा, सवाल सॉल्व करते हैं। पेंसिल, पेंसिल कहाँ रख दी? चलिए कोई बात नहीं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, कितने टर्न्स की सर्कुलर कॉइल है? 20 टर्न्स की सर्कुलर कॉइल है बेटा, ये 20 टर्न्स हैं। क्या ये सर्कुलर कॉइल है? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 20। रेडियस कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा? 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, आर का वैल्यू इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? जिसका वैल्यू 0.10 टेस्ला है। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है भाई? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, करंट कितना है कॉइल में? 5 एम्पियर। तो रख दो जरा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 20, और करंट कितना? 5। एरिया इसका लूप का निकाल लो, ए इज इक्वल टू, सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14, और आर का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर।
और इसको सॉल्व कर लो। 3.14 एरिया की जो वैल्यू आएगी ये -2 रह जाएगा, इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। तो 3.14 इंटू 10⁻⁻² एरिया। और साइन फाई कितना दे रखा है, फाई नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है बेटा, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, फाई का वैल्यू 0 होना चाहिए ना, फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, देखो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, कैसे रखा, यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है सर्कुलर कॉइल, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो ये कॉइल है, इसके नॉर्मल मतलब ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मैंने पेन रखा है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल इस तरीके से इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल की बात हो रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, भाई ये कॉइल है, ये मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, जो जो मैंने कागज रखा, ये सर्कुलर लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा इस सरफेस का, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इसके नॉर्मल है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों का एंगल और दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या आया, सेम आया। जब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा सॉरी फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया और बी के बीच का एंगल ही तो फाई है, तो साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मतलब 0, यानी टॉर्क 0 एक्सपीरियंस होगा, इसको कितना एक्सपीरियंस होगा, 0 टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। चलिए बी पार्ट, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। अब जब टॉर्क 0 है तो टोटल फोर्स तो 0 हो ही जाएगा ना, टोटल फोर्स 0 हो ही जाएगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब टॉर्क 0 है तो टोटल फोर्स 0 होगा। सी क्या कह रहा है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब एवरेज फोर्स कितना होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कॉइल के अंदर, अब कॉइल कॉपर की बनी हुई है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर वायर का इतना दे रखा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आपको दे रखी है। तो बताइए कि जो फोर्स लगेगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होगा। तो फोर्स निकालना है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, तो चार्ज पार्टिकल पर जब फोर्स निकालने की बात करते हैं हम तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप है, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एफ कितना आ जाएगा, क्यू बी वी आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू क्या होगा, ई बी वी होगा। लेकिन वी क्या है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे फिर इसे निकालने के लिए, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू एन, ये वी डी होता है। तो वी डी क्या आ जाएगा यहाँ से, वी डी बराबर आ जाएगा आई अपॉन एन ई ए, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रखो, ई इंटू आई अपॉन एन ई ए इंटू बी, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा ये आई वी अपॉन एन ए। अब आई कितना है, आई कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट इन द कॉइल कितना है बेटा 5 एम्पियर, करंट इन द कॉइल कितना है 5 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू रखी 5 एम्पियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.10 टेस्ला, और एन नंबर डेंसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10⁻29, और ये कितना दे रखा है एरिया, एरिया हमने निकाला था अभी नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का कितना दे रखा है 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 दे रखा है, किसका, वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए, सॉल्व करो इसको, 5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 और 10⁻29 ऊपर जाएंगे तो -29, और नीचे -5 है तो ऊपर जाएगा तो +5, तो ये हो जाएगा कितना 31 माइनस के और प्लस के हो गए 5 और 1 6, तो 5 इंटू 10⁻31 और 6, 31 में से +6 -31 में से +6, तो कितना बचा -25 न्यूटन। इतना एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इतना एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की बात
की जा सकती है। ये मैंने यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है, आप इससे इसको नोट कर सकते हैं पॉज कर करके। ठीक है, चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे जो नेक्स्ट सवाल बना है वो मैंने लिया है एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स की मैंने अब बात की है इसके बाद में। और सॉल्व एग्जाम्पल में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 4.12। एग्जाम्पल नंबर 4.12 देखिए, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल 4.12। ए 100 टर्न्स क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक 100 टर्न की क्या है, क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100। नंबर ऑफ टर्न्स 100 और कैसी लूप है, सर्कुलर। रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये r। एरिया इसका निकालूं तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 पाई का वैल्यू, और इसका 10 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा, इसको सॉल्व करो तो 3.14, ये 100 होगा, ये -4 होगा तो -2 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे। करंट कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये पता करना है। तो हम जानते हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सर्कुलर कॉइल के इतना होता है। जब नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं हमें, सिंगल है तो कुछ नहीं करते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो μ0 Ni/2r ये फॉर्मूला बन जाएगा। μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n का वैल्यू 100, i का वैल्यू 3.2। ठीक है, अपॉन 2 और r कितना है 10 इंटू r की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये है। इसको सॉल्व करें, 4 इंटू पाई का मतलब 3.14, और ये -7 और ये +2 -5, और ये 3.2 को यहाँ लिख लेता हूँ मैं -5। ठीक है, और नीचे 2 इंटू 10⁻⁻1। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है लगभग 10। ठीक है, 3.14 इंटू 3.2 को मल्टीप्लाई करने से 10 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अपॉन 2, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, और ये 10 और ये 10 100, और ये -5, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर ऑफ द लूप पर। सेंटर ऑफ द लूप पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, 2 इंटू 10⁻3 टेस्ला। ठीक है, अब इसका बी पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। अब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इसके लूप के सेंटर पर निकाल लिया। अब ये इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि इस लूप में करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप लगा करके हम इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। यदि मैं मानता हूँ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यदि करंट क्लॉकवाइज होता तो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। पार्ट बी में जो पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए m इज इक्वल टू, बी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है NIA। n कितना है बेटा 100, I कितना है 3.2, एरिया कितना है 3.14 इंटू ये हमने निकाला था। ठीक है, अब इसकी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लगभग कितना लिखते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कितना आ गया, ये 3 और ये -2, तो 10 बच जाएगा, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट सी देखिए, द कॉइल इज प्लेस्ड vertical in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter। ठीक है, कॉइल कहाँ रखी हुई है, वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, और उस वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट करने के लिए फ्री है अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस
विच कॉन्साइड्स विद इट्स डायमीटर, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसकी डायमीटर से कॉन्साइड करता है। अब ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, इस टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, शुरू में जो एक्सिस ऑफ द कॉइल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में कॉइल का एक्सिस होता है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो देखिए जरा एरिया वेक्टर, ये पेंसिल मिल गई। चलिए हम बात कर रहे थे, मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है, तो पहले ये ऐसे रखा हुआ है बेटा, तो ये इसका एक्सिस, ये ग्रीन पेंसिल इसका एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस सरफेस का, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा इस ग्रीन पेंसिल के पैरेलल होगा, ठीक है, ग्रीन पेंसिल के डायरेक्शन में होगा, एक्सिस के अलोंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस के अलोंग है, इस ग्रीन पेंसिल की डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन पेंसिल की डायरेक्शन में है क्वेश्चन के अनुसार, यानी एक्सिस ऑफ द कॉइल की डायरेक्शन, और एक्सिस ऑफ द कॉइल कौन है, ये ग्रीन पेंसिल है। और इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो भी ग्रीन पेंसिल की डायरेक्शन में आएगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी मैग्नेटिक फील्ड V और एरिया वेक्टर या एरिया A के बीच में एंगल 0 है, A के बीच में एंगल 0 है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है। जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है तो जिस डायरेक्शन में बेटा एरिया होगा, जिस डायरेक्शन, देखो बात ये हो गई कि एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, A एंड B, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, MB साइन थीटा, यही होता है ना, या फिर लिखें NIAB साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। तो एरिया A और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क क्या आ जाएगा, 0, यानी इनिशियल टॉर्क 0 आ जाएगा, इनिशियल टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री से रोटेट किया जाता है कॉइल को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद में 90 डिग्री एंगल हो जाता है। तो जब 90 डिग्री एंगल हो जाता है तो टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, तो जब 90 हो जाएगा तो ये टॉर्क फाइनल टॉर्क हो जाएगा, तो MB साइन 90 हो जाएगा, तो MB, और M कितना निकाला था हमने लूप के लिए, इसके लिए निकाला था 10, पार्ट B में निकाला था ना M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2, ठीक है, और साइन 90 हो गया 1, तो कितना आ गया 20 न्यूटन मीटर, ये फाइनल टॉर्क आ गया 20 न्यूटन मीटर। अब इसका जो पार्ट D है बेटा, ये हमें नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, और वो कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है नहीं अभी 12th में। फिर भी इसकी यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बाद में जब स्कूल आओगे तो आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। हालांकि इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा, यदि आप जानना चाहते हो सॉल्व कैसे होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व, इसका पार्ट D क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज दिस। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, टॉ इज इक्वल टू क्या है, MB साइन फाई, ठीक है, और टॉ क्या होता है बेटा, I इंटू फाई, ठीक है, MB साइन फाई, क्लियर। I का वैल्यू क्या होता है, I D2 थीटा अपॉन DT स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, इंटू फाई इज इक्वल टू MB साइन फाई, ऐसे। अब D इसको लिखना पड़ेगा हमें D अपॉन DT और D थीटा अपॉन DT, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, फाई इज इक्वल टू MB साइन फाई, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, ओमेगा होता है, ये क्या होता है, ओमेगा, तो ये आ जाएगा D ओमेगा अपॉन DT, और ये फाई है MB साइन फाई, ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर और इसको हमें ये I इंटू फाई है, फिर इस फाई को लिखना पड़ेगा, ऐसे करके ये सवाल करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको बता दूंगा जब हमारी क्लास आप ज्वाइन करोगे तो, ठीक है ना, समझ में आ गया।
तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। हालांकि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में सोचना बेकार है। चलिए 4.13, फिर भी जिसको इस पार्ट डी में प्रॉब्लम है बेटा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यूं ही स्किप कर रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने स्किप किया है। एग्जाम्पल 4.12 का पार्ट डी, फिर भी किसी को पूछना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अब लास्ट एग्जाम्पल है 4.13 का पार्ट ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच ए मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। एक करंट कैरिंग लूप स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। क्या एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जा सकता है जिससे कि लूप जो है अपने वर्टिकल एक्सिस के अराउंड टर्न कर सके? ऐसा कैसे संभव हो सकेगा जब कह रहा है कि लूप अपने वर्टिकल एक्सिस के अराउंड टर्न कर सके, इसका मतलब टॉर्क वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। टॉर्क कैसे होना चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। और जब टॉर्क वर्टिकल होगा बेटा, तो जब लूप है मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, अब जब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है बेटा, इस हॉरिजॉन्टल रखा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और लूप को स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ये मान लीजिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बी और ए के बीच का एंगल जीरो है, तो बी और ए के बीच का एंगल जीरो होगा तो टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो। ये पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या कह रहा है वो, क्या मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में यदि उसको मूव करना है तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में टॉर्क नहीं हो सकता। जो सिचुएशन हमें गिवन है उस सिचुएशन के लिए टॉर्क वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि टॉर्क एम क्रॉस बी के प्लेन में होगा, ठीक है। तो एम बी के प्लेन में होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। दूसरा, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? ओरिएंटेशन क्या होगा? ये ओरिएंटेशन होगा अभी जो मैं बता रहा था, जब टॉर्क जीरो होगा तो ओरिएंटेशन कैसे रखना पड़ेगा आपको? लूप को ऐसे रखना पड़ेगा, सर्कुलर लूप को। यदि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो लूप को ऐसे रख दीजिए, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा। यानी लूप को आपको वर्टिकल प्लेन में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? लूप को कैसे रखना पड़ेगा आपको? वर्टिकल प्लेन में रखना पड़ेगा। किसके लिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। सो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स, अब जब इस तरीके से रखेंगे आप तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होंगी, तो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा पास, ठीक है। पार्ट सी क्या कह रहा है? ए लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, व्हाई डज इट चेंज टू ए सर्कुलर शेप? बताइए, अच्छा सवाल है। क्योंकि सर्कुलर शेप का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एरिया सर्कुलर शेप का होता है। तो जब इरेगुलर शेप के करंट कैरिंग लूप को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो वो नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द फील्ड है, नॉर्मल टू द फील्ड, जो इसका प्लेन है लूप का, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसको ऐसे रख दो आप, ठीक है। ये इरेगुलर शेप का है, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए इसका शेप इरेगुलर है, तो इसको नॉर्मली आपने रख दिया, नॉर्मली रख दिया तो ये फैलेगा और किस शेप में आने का प्रयास करेगा? सर्कुलर शेप में। क्यों? क्योंकि सर्कुलर शेप का जो एरिया है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया यहां लिख देंगे एज सर्कुलर शेप एज मैक्सिमम एरिया, ठीक है। therefore it changes to a circular shape by experiencing क्या? by experiencing
मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। तो ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताई, करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर बताई। तो इनको एक बार फिर से कीजिएगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने कवर किए हैं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।